अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम स्प्रिंग 2022 एमएफए के पास पेपर्स के एमसीक्यू का क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका 4, 5, 6 और 7 सॉल्व करते हैं। तो 4 पर चलते हैं। 4 में लिखा हुआ है फॉर्च्यून लिमिटेड एफएल इज इन द प्रोसेस ऑफ इशूइंग बॉन्ड्स टू फाइनेंस इट्स प्रोजेक्ट। इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू इशू द बॉन्ड्स दैट आर रिडीमेबल एट पार, दैट इज रुपीज़ 100 इन 3 years टाइम। The bonds will carry annual interest at 10.4% payable at the end of each year। 3 साल के बॉन्ड्स हैं, रिडीम होंगे पार पर यानी कि 100 रुपये पर। हर साल 10.4% इंटरेस्ट पे किया जाएगा। द एनुअल स्पॉट यील्ड कर्व फॉर अ बॉन्ड ऑफ दिस क्लास ऑफ रिस्क इज एज फॉलोज। रेगुलर लेक्चर्स में आपने डिस्कस किया हुआ है कि आपके स्पॉट यील्ड कर्व जो है ना वो क्या चीज़ होती है। और स्पॉट यील्ड कर्व के 1 साल, 2 साल, 3 साल और 4 साल मेच्योरिटी के आपको यील्ड के रेट्स दिए हुए हैं, विच मीन्स के रिस्पेक्टिव ईयर्स के डिस्काउंट रेट्स दिए हुए हैं। एफ शुड इशू दी बॉन्ड्स एट। अब कंपनी जो है वो बॉन्ड जब इशू करेगी वो किस वैल्यू पर करेगी। तो हमें यील्ड कर्व का कॉन्सेप्ट होना चाहिए इस सवाल के लिए, जो कि आपके रेगुलर लेक्चर्स में डिस्कस किया है। और हम अब अपने कैश फ्लोज ड्राफ्ट करते हैं। 0, 1, 2, 3। सर 4 नहीं आएगा क्या? नहीं, ईयर 4 नहीं आएगा। सर क्यों ईयर 4 नहीं आएगा? इसलिए क्योंकि ये जो टेबल दिया हुआ ना, ये तो 4 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 50 साल का दिया जा सकता है। अलबत्ता जिस बॉन्ड की हम बात कर रहे हैं वो 3 साल का बॉन्ड है। और हमें पता है बॉन्ड की जो मार्केट वर्थ या वैल्यू होती है वो फ्यूचर के कैश फ्लोज जितने भी होते हैं उसकी प्रेजेंट वैल्यू होती है। पहले साल जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 100 का 10.4% होगा, एग्रीड, क्योंकि 10.4% का नॉमिनल रेट दिया हुआ। अगले साल का इंटरेस्ट होगा वो अगेन 100 का 10.4% होगा, एग्रीड, क्योंकि यही नॉमिनल रेट दिया हुआ है, कूपन रेट दिया हुआ है। उसके अगले साल इसी तरह से 100 मल्टीप्लाइड बाई 10.4% तो होगा ही होगा। और जो बॉन्ड की अपनी 100 रुपये की वैल्यू है, बॉन्ड की अपनी जो 100 रुपये की वैल्यू है, क्योंकि जब रिडेम्पशन होगी 3 साल बाद तो 100 रुपये भी वापस से दिए जाएंगे। ये इसके कैश फ्लोज आ गए। अब इनको हमें डिस्काउंट करना है। मैं डायरेक्ट डिस्काउंटिंग कर लेता हूँ, यानी कि ये जो ईयर नंबर 1 वाली वैल्यू है इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ 1 प्लस 8% से, जो मेच्योरिटी और यील्ड वाला टेबल है स्पॉट यील्ड कर्व का, उसकी रेट से डिस्काउंट करेंगे। सर 8% ईयर 1 के लिए यूज़ करेंगे? हाँ, इसकी लॉजिक हमने सेपरेट लेक्चर्स में भी डिस्कस करी है। जब हम ईयर नंबर 2 की बात करेंगे तो हम 10.4 को डिवाइड कर देंगे 1 प्लस 9.5% पावर 2 से, ठीक है, क्योंकि 2 सालों की डिस्काउंटिंग करनी है। और जब हम तीसरी वाली वैल्यू की बात करेंगे, यानी कि जब हम 110.4 की बात करेंगे तो हम इसको डिस्काउंट करेंगे 1 प्लस 11% पावर 3 से, क्योंकि 3 सालों की डिस्काउंटिंग करनी है। तो जो वर्थ बनती है इसकी, जो प्रेजेंट वैल्यू बनती है सारे फ्यूचर के कैश फ्लोज की, वो 99.02 बनती है। इसकी पार वैल्यू कितनी है? 100 है। यानी कि जब मैं इशू करूँगा तो तकरीबन तकरीबन कितने कम रुपए पे, तकरीबन 1 रुपये कम पर इशू करूँगा। डिफरेंस, पार वैल्यू 100 है, इशुएंस होगी 99.02 पर, तो तकरीबन 1 रुपये कम पर इशू करूँगा। यानी कि एफ एल शुड इशू द बॉन्ड्स एट एन अप्रोक्सीमेट डिस्काउंट ऑफ ₹1 पर बॉन्ड। ठीक है जनाब, ये इसका आंसर होगा। आपने इफेक्टिवली बॉन्ड की मार्केट वैल्यू को कैलकुलेट करना था और फिर इसको पार वैल्यू से कंपेयर करके देखना था कि हम कितने डिस्काउंट पर इस चीज़ को इशू कर रहे हैं। MCQ नंबर 5 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी एट इट्स इंसेप्शन। तो अब हमें डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी जो है वो उसकी डेफिनेशन को रिकैप करना होगा। ये अगेन मेरे नोट्स में डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी की डेफिनेशंस जो है वो मौजूद हैं। इसको अगर मैं रीड करता हूँ कि डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी जो है वो ब्रीफली है क्या। इट इज़ एन इनोवेशन दैट सिग्निफिकेंटली ऑल्टर्स द वे कस्टमर्स, इंडस्ट्रीज और बिजनेसेस ऑपरेट। यानी कि एक कोई ऐसी टेक्नोलॉजी का आना जिससे सिग्निफिकेंटली जो कस्टमर्स, इंडस्ट्रीज या बिजनेस ऑपरेट करते थे उनके ऑपरेशंस चेंज होते हैं। Examples of disruptive technology includes e-commerce, online news sites, ride-sharing apps and GPS systems। इन चीज़ों ने हमारी ज़िंदगी को सिग्निफिकेंटली
ऑल्टर किया है तो इसको हम डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी कहते हैं। मिसाल के तौर पर लेट से कि खाना मंगवाने के लिए हम जो है वो कोई मोबाइल की एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं और उससे हम अपना खाना ऑर्डर कर रहे हैं। आज से शायद 5 या 10 साल पहले ऐसा नहीं होता था, तो वो डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी है। मिसाल के तौर पर एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए हम जो है वो रोड पर से रिक्शा टैक्सी जो है वो नहीं बुला रहे हैं, बल्कि अब हम क्या कर रहे हैं कि हम जो है वो मोबाइल को यूज़ कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं और उधर से ही हम अपनी राइड्स की बुकिंग करवा रहे हैं। राइड जो है वो जो कैब होती है हमारी, वो हमारे डोर स्टेप पर आ रही है और हम जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं। यानी कि इन चीज़ों ने हमारी ज़िंदगी को जो है वो सिग्निफिकेंटली जो है ऑल्टर किया एज अ कस्टमर, तो इसको हम डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी कहते हैं। अब सवाल जब पढ़ेंगे तो उसमें कुछ एग्जांपल्स होंगी तो हमारी और जो है वो अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी। ज़ाहिर है एग्जांपल से जो है वो आपकी जो है अंडरस्टैंडिंग है ना वो डेवलप होती है। तो अब इससे क्या क्या लिखा हुआ है देखते हैं। इससे लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी एट इट्स इंसेप्शन इन द मार्केट। ए A mobile application through which customers can order food from a choice of large number of restaurants। एक ऐसी मोबाइल एप्लीकेशन है जिससे कस्टमर जो है वो मुख्तलिफ रेस्टोरेंट से कहीं से भी जो है वो खाना ऑर्डर कर सकते हैं। तो अगर ऐसा है तो फिर तो ये डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी होगी, क्योंकि इसने हमारी ज़िंदगी को सिग्निफिकेंटली ऑल्टर किया है, चेंज किया है। बी में बोलता है अ मीडिया स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म अलाउिंग कस्टमर्स टू वॉच मूवीज ऑफ देयर चॉइस। यानी कि एक ऐसा स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है जिसकी आप सब्सक्रिप्शन पे करते हो और वो आपको अलाउ करता है कि आप जो है वो अपनी मर्ज़ी की कोई भी मूवी जो है वो देख सकते हो। आज से शायद 5 या 10 साल पहले ऐसा नहीं होता था, बल्कि आपको मूवी जो है उसकी सीडी या उसकी जो कैसेट है वो 10 साल 15 साल पहले 5 साल पहले जब सीडीज़ आई थी 10 15 20 साल पहले, तो आपको वो किराए पे लेने के लिए जानी पड़ती थी। अगर आप अपने घर में किसी बड़े से पूछोगे और उसका जो है ना वो आप किराया पे करते थे और किराए पे आप सीडी लेकर आते थे और 1 दिन का किराया होता था और फिर वो जो है वो आप मूवी देखकर और उसको वापस करते थे। अब क्या होता है कि अब आप जो है वो सब्सक्रिप्शंस ले लेते हो और आप जो है वो ऑनलाइन किसी भी वेबसाइट की जो है वो सब्सक्रिप्शन के लिए एक एनुअल या मंथली फ़ीस पे कर रहे होते हो, जिसमें उस पर लगने वाली मूवीज़ जो है उसका एक्सेस आपको दिया जाता है। तो अगेन ये डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी है, एक सिग्निफिकेंट चेंज है। स्मार्टफोन विद इम्प्रूव्ड यूज़र इंटरफेस एंड कैमरा रेजोल्यूशन। एक नया स्मार्टफोन आया है जिसका थोड़ा सा यूज़र इंटरफेस बेहतर है और उसके कैमरा रेजोल्यूशन भी जो है ना वो बेहतर है। लेकिन अब ये डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी नहीं होगी, क्योंकि ये कोई एकदम से आने वाली डिस्टर्ब करने वाली और चेंज ऑफ बिहेवियर या आपके बिहेवियर को ऑल्टर करने वाली टेक्नोलॉजी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी की इम्प्रूवमेंट है, बेहतरी हुई है टेक्नोलॉजी में, मगर ऐसा नहीं है कि इसने आपके रवैये को, आपके रहने सहने को या आप जिस तरह से अपनी ज़िंदगी चला रहे थे उसको चेंज कर दिया। डी में एन ऑनलाइन सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट पे पीपल कैन कनेक्ट एंड शेयर इन्फॉर्मेशन विद ईच अदर। बिल्कुल ये भी डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी है। आज से अगर आप 15 या 20 साल पहले देखें तो ये जो सोशल नेटवर्किंग की वेबसाइट से नहीं होती थी और लोग जो है वो नेटवर्किंग के लिए जो है वो घर से बाहर ही लाजमी तौर पर निकला करते थे और लोगों से मिला करते थे और बातचीत करा करते थे। तो बेस्ट आंसर अगर हम सेलेक्ट करें तो इस MCQ का बेस्ट आंसर जो है वो सी होगा, स्मार्टफोन्स विद इम्प्रूव्ड यूज़र इंटरफेस एंड कैमरा रेजोल्यूशन। और आगे चलते हैं। अच्छा जी, एडवोकेसी एडवर्टाइजिंग फोकसेस ऑन। एडवोकेसी की एडवर्टाइजिंग फोकसेस ऑन द ABCD। अब ये एडवोकेसी एडवर्टाइजिंग है क्या, इसको ज़रा रिकैप करते हैं। ये भी मेरे नोट्स में मौजूद है, मैंने यहाँ पर IKP की स्टडी टेक्स्ट से ये छोटा सा एक पैराग्राफ जो है वो कॉपी पेस्ट किया आप लोगों को समझाने के लिए। लिखते हैं एडवोकेसी एडवर्टाइजिंग के बारे में, लिखते हैं अ कॉमन मेथड ऑफ इन्फ्लुएंसिंग कंस्टिट्यूएंट्स इन एडवोकेसी एडवर्टाइजिंग। Advocacy ads focus not on a particular product or service like most ads, but rather on an organization's or company's views on controversial political issues. Advocacy ads, also called issue advertisements, can appear in newspapers, on television, or in other media outlets. देखिए एडवोकेसी का जो मतलब है वो क्या है। एडवोकेसी का मतलब ये है कि आप जो है वो क्या कहते हैं, किसी के पॉइंट ऑफ व्यू को सपोर्ट कर रहे हो।
और उसको जो है वो मार्केट कर रहे हो, या उस पॉइंट ऑफ व्यू को लोगों के सामने लेकर आ रहे हो, या लोगों को बोल रहे हो कि यार इसका पॉइंट ऑफ व्यू तो, ये जो पॉइंट ऑफ व्यू इसका है वो बिल्कुल सही है, उसको एडवोकेट करना है, यानी कि उसको सपोर्ट करना, इसको हम एडवोकेसी कहते हैं। एडवर्टाइजिंग का मतलब आपको सब पता है, सबको पता होगा कि एडवर्टाइजमेंट का मतलब ये है कि किसी प्रोडक्ट की, किसी भी चीज़ की, किसी भी कंपनी के व्यूज़ को एक्सप्रेस करना और परस्यू करना कस्टमर्स को, कि वो उसके लिए राज़ी हो जाए। अब देखें, एडवोकेसी एडवर्टाइजमेंट्स जो है ना, वो नॉर्मल एडवर्टाइजमेंट से बड़ी डिफरेंट है। एडवोकेसी एडवर्टाइजमेंट्स का मतलब ये है कि एडवोकेसी एडवर्टाइजमेंट्स ये कहता है कि भाई कोई ऐसा ऐड हो, कोई ऐसा ऐड हो, कोई ऐसा पब्लिक अवेयरनेस का मैसेज हो जो किसी न्यूज़पेपर पर, टेलीविज़न में या किसी और सोशल मीडिया पर आ रहा हो, जिसमें किसी प्रोडक्ट नहीं बल्कि किसी इदारे या कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यूज़ को जो है वो प्रमोट किया जा रहा हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई पॉलिटिकल इशू हो सकता है जो कंट्रोवर्शियल हो, और एक पॉलिटिकल पार्टी ने जो है वो किसी चैनल को जो है वो पैसे पे किए हैं, जिसके अगेंस्ट वो चैनल जो है वो उस पॉलिटिकल पार्टी का व्यू पॉइंट जो है वो अपने टीवी शोज़ या जो प्रोग्राम्स होते हैं या न्यूज़ चैनल्स में जो न्यूज़ आती है उसके बीच में जब इश्तिहार आते हैं उसमें उसको प्रमोट किया जा रहा है। इसको हम एडवोकेसी एडवर्टाइजिंग कहेंगे। तो अब अगर बेस्ट हम इसमें से जो हमारे पास ऑप्शंस हैं उसको एनालाइज करें, अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट दैट नीड्स मार्केटिंग सपोर्ट, नहीं, जनरली ये प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए लफ्ज़ यूज़ नहीं होता है एडवोकेसी एडवर्टाइजिंग। कोर सर्विसेज ऑफर्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन की जो कोर सर्विसेज हैं, मिसाल के तौर पर एक आईटी कंपनी है, उसकी जो आईटी की कोर सर्विस है उसको एडवर्टाइज़ किया जा रहा हो। मिसाल के तौर पर कोई ऑडिट फर्म है, उसके ऑडिट को एडवर्टाइज़ किया जा रहा हो, एक मिसाल है। कोई टैक्स कंसल्टेंट है, वो अपनी टैक्स सर्विसेज को एडवर्टाइज़ कर रहा हो, नहीं, अगेन कुछ इस तरह की चीज़ नहीं है ये। एंड ऑर्गेनाइजेशन CSR एक्टिविटीज़, कस्टमर सपोर्ट, कस्टमर सॉरी CSR एक्टिविटीज़ जो होती हैं उस वो सोसाइटी की बेहतरी के लिए होती है, ठीक है ना। CSR एक्टिविटीज़ जो है वो आपने लेट से बीच क्लीन कर दिया, या आपने जो है वो कोई जो है वो रमज़ान ड्राइव चला ली, यानी कि कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR का फुल फॉर्म है। कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्टिविटीज़ को प्रमोट करे, ऐसा भी नहीं है, बल्कि बेस्ट ये लग रहा है, एंड ऑर्गेनाइजेशंस व्यूज़ ऑन कंट्रोवर्शियल पॉलिटिकल इश्यूज़, यानी कि किसी इदारे के कोई पॉलिटिकल कंट्रोवर्शियल, यानी कि कुछ सोसाइटी किसी व्यू पॉइंट को सपोर्ट करती है और दूसरी सोसाइटी किसी और व्यू पॉइंट को सपोर्ट करती है, उसको प्रमोट कर रहा हो या उस व्यू पॉइंट को जो है वो लोगों के सामने लेकर आ रहा है। तो इसका सही आंसर जो है वो डी होगा। फिर MCQ 7 पर चलते हैं। इसमें लिखा हुआ है HQ ग्रुप इज कंसिडरिंग एंटरिंग इनटू अ बिजनेस ऑफ कोल एक्सट्रैक्शन। द प्रोसेस ऑफ कोल एक्सट्रैक्शन इज सब्जेक्ट टू स्ट्रिक्ट एनवायरमेंटल रेगुलेशंस। एनी मिसहैंडलिंग could result in heavy fines. The given risk can be classified as, बोलते हैं कि एक ग्रुप है और वो ये कंसिडर कर रहा है कि वो कोल की एक्सट्रैक्शन के बिजनेस में एंटर है। द प्रोसेस ऑफ कोल एक्सट्रैक्शन इज सब्जेक्ट टू स्ट्रिक्ट एनवायरमेंटल रेगुलेशंस, और इस पर जो है वो गवर्नमेंट ने बहुत स्ट्रिक्ट जो है वो एनवायरमेंटल रेगुलेशंस लगाई हुई हैं कि अगर आप कोल की एक्सट्रैक्शन करोगे तो आपने XYZ इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना होगा। आपने जो है वो ज़मीन को पोल्यूट नहीं करना होगा। जब आप काम करोगे उसके बाद चीज़ों को इस तरह से डिस्पोज ऑफ करना होगा। फिर हम चेक एंड बैलेंस के लिए आएंगे, इस तरह की कोई बात है। एनी मिसलेनिंग कुल रिजल्ट इन हैवी फाइन्स, लेकिन अगर आपने ये चीज़ें नहीं मानी तो आपको हैवी पेनल्टीज पे करना पड़ेगी। द गिवन रिस्क कैन बी क्लासिफाइड एज, और आपको जो है ना वो दो तरह के रिस्क बताए हुए, एक प्योर रिस्क है और एक स्पेक्युलेटिव रिस्क है। मेरे हैंडआउट्स में स्पेक्युलेटिव और प्योर रिस्क दोनों को एक्सप्लेन किया गया है, दोनों की जो है वो डेफिनेशन समझाई गई हैं। ये रिस्क मैनेजमेंट के एरिया में आती हैं ये चीज़ें। रिस्क मैनेजमेंट के एरिया में हम देखते हैं कि भाई स्पेक्युलेटिव रिस्क क्या है और प्योर रिस्क क्या है। अलबत्ता मैंने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फ़िलहाल जो है ना वो प्योर रिस्क, जिसको हम डाउन साइड रिस्क कहते हैं, उसको यहाँ पे लिखा हुआ है। इनफैक्ट मैं एक काम करता हूँ कि आप लोगों के लिए जो है वो स्पेकुलेटिव रिस्क भी जो है वो रिकैप करवा देता हूँ अपने हैंड आउट से। ठीक है, तो ज़रा स्पेकुलेटिव रिस्क जो है उसके भी जो की पॉइंट्स मेरे हैंड आउट में हैं उसको ज़रा आप लोगों के सामने जो है वो प्रेजेंट कर दूँ, पेश कर दूँ। चलिए, तो दोनों चीज़ों को पहले रिवाइज करते हैं कि आखिर प्योर रिस्क और स्पेकुलेटिव रिस्क है क्या।
अच्छा जी, प्योर रिस्क क्या है? प्योर रिस्क या डाउनसाइड रिस्क इज अ रिस्क वेयर देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट एन एडवर्स इवेंट माइट अकर। प्योर रिस्क एक ऐसा रिस्क होता है जिसमें इस बात की मुमकिन पॉसिबिलिटी होती है कि कोई एक एडवर्स इवेंट हो जाएगा। मिसाल के तौर पर ऊपर जो केस दिया हुआ है ना, उसमें आप जो है वो लेट से एनवायरमेंटल रेगुलेशंस का ख्याल नहीं रख सके तो आप पे पेनल्टी लग जाएगी। Events might turn out to be worse than expected, but they cannot be better than expected. It has two outcomes: loss or no loss at all. या तो आपको नुकसान होगा या तो आपको नुकसान नहीं होगा, इस तरह का कोई इवेंट है। देखिए, आप इसको ऊपर वाले सिनेरियो के साथ मैच करते करते जो है ना चलें, अगर अगर ऊपर वाले सिनेरियो के साथ जो है वो आप देखते देखते चलें तो अगर 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 सारी चीज़ें सही चली तो आपको कोई लॉस नहीं होगा। लेकिन अगर चीज़ें सही नहीं चली और एनवायरमेंटल डैमेज हुआ या रेगुलेशंस की खिलाफ वर्जी हुई तो लॉस होगा। ये दो पॉसिबिलिटीज़ है, गेन नहीं हो सकता। आप समझ रहे हो? प्योर रिस्क में गेन का तस्वर नहीं है, गेन वाली बात नहीं है, बल्कि बोलते हैं इट हैज़ टू आउटकम्स: लॉस और नो लॉस एट ऑल। या तो आपको नुकसान होगा या तो आपको नुकसान नहीं होगा। ऐसा नहीं कह रहा कि या तो आपको नुकसान होगा या तो फ़ायदा होगा। तो अगर एनवायरमेंटल रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किया तो नुकसान होगा, अगर फॉलो किया तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट आकर बोलेगी कि भाई आपने फॉलो किया तो हम आपको बोनस दे दें, ऐसा नहीं है। There are no opportunities for gain or profits when pure risk is involved. Pure risk events can be covered by an insurance policy. Examples include natural disasters, theft, property damage, or death. These risks might be called internal control risk or operational risk. इन रिस्क का दूसरा नाम इंटरनल कंट्रोल रिस्क या ऑपरेशनल रिस्क भी है। इसमें आपको गेन्स या प्रॉफिट जो है वो नहीं हो रहे होते हैं और जिनको आप इंश्योरेंस की पॉलिसी से कवर कर सकते हो। बाज़ औक़ात या कभी कभार ऐसा होता है कि आप जो है वो कोई प्योर रिस्क जो है उसको इंश्योरेंस की पॉलिसी से कवर कर सकते हो। मिसाल के तौर पर अल्लाह ना करे आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए तो उस एक्सीडेंट के लिए आप इंश्योरेंस पॉलिसी बाय कर सकते हो। अगर एक्सीडेंट होगा और आपको नुकसान हुआ तो वो इंश्योरेंस कंपनी आपको कंपनसेट कर देगी। अगेन, गाड़ी का एक्सीडेंट होना इज़ ऑल्सो अ प्योर रिस्क, बिकॉज जब गाड़ी का अल्लाह ना करे एक्सीडेंट होगा तो आपको नुकसान होगा। लेकिन अगर एक्सीडेंट नहीं हुआ तो किसी तरह का कोई मुनाफा या प्रॉफिट नहीं होगा, बल्कि कोई लॉस नहीं होगा। आप ये कर दो, न्यूट्रल होगा। ठीक है ना? अच्छा जी, स्पेक्युलेटिव रिस्क क्या है? ये इसके साथ देखिए लिखा हुआ है टू वे रिस्क। उसके साथ प्योर रिस्क के साथ लिखा हुआ था डाउन साइड रिस्क, यानी कि नुकसान हो सकता है या नुकसान नहीं होगा। टू वे रिस्क जब हम बोलते हैं तो इसका मतलब ये है कि फ़ायदा भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है। Is a risk where there is a possibility that actual future event or outcome might be either better or worse than expected, या आगे बेहतरी होगी या बुराई होगी। These are made as conscious choices. Examples include investment in shares. An investor in shares is exposed to speculative risk because the market price of the shares might go up or down. The investor will gain if prices go up and suffer a loss if prices go down. These risks might be called business risk, strategic risk और एंटरप्राइज रिस्क। देखिए, जब आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हो तो शेयर्स खरीदने आपने 5 रुपये का शेयर खरीदा, एक दिन बाद वो 5 रुपये का शेयर 3 रुपये का भी हो सकता है और एक दिन बाद वो 5 रुपये का शेयर 7 रुपये का भी हो सकता है। यानी कि आपको फ़ायदा भी हो सकता है, आपको नुकसान भी हो सकता है। प्योर रिस्क और स्पेक्युलेटिव रिस्क में जो डिफरेंस आपने समझना है ना, वो ये है कि प्योर रिस्क जो है उसमें आपको फ़ायदा नहीं हो सकता, जबकि स्पेक्युलेटिव रिस्क टू वे रिस्क है, यानी कि आपको फ़ायदा भी हो सकता है, आपको नुकसान भी हो सकता है। ठीक है जी। तो अब इस सवाल पर आते हैं। इस सवाल में लिखा हुआ था कि ये पूरा सिनेरियो हमने रीड किया और हमें नज़र आ रहा है कि ये एक प्योर रिस्क है। प्योर रिस्क इसलिए है क्योंकि एनवायरमेंटल रेगुलेशंस को फॉलो किया तो किसी किस्म का नुकसान या पेनल्टी नहीं, लेकिन अगर फॉलो नहीं किया तो पेनल्टी। अलबत्ता ऐसा नहीं है कि फ़ॉलो किया तो कोई हमें प्रॉफिट मिलेगा या फ़ायदा हमारा बढ़ेगा। तो ये है तो प्योर रिस्क। और ए में लिखा हुआ है प्योर रिस्क दैट कैन नॉट बी रिड्यूस्ड, प्योर रिस्क दैट कैन बी रिड्यूस्ड बाय इंटरनल कंट्रोल्स। हम प्योर रिस्क को इंटरनल कंट्रोल्स से रिड्यूस कर सकते हैं। इंटरनल कंट्रोल्स का मतलब ये है कि हम जो है वो लेट से एनवायरमेंटल रेगुलेशंस को सामने रखते हुए जो जो मेजर्स लेने हैं वो इंटरनली लें, अपने वर्कर्स को जो है उसके बारे में अवेयरनेस दें, जो इक्विपमेंट्स नेसेसरी हैं वो इक्विपमेंट्स परचेज़ करें ताकि ये रिस्क जो है वो अराइज ना हो। तो इसका मतलब 7 का आंसर होगा बी। तो अगले लेक्चर में इंशाल्लाह आने वाले मज़ीद जो MCQs हैं उनको भी डिस्कस करते हैं।